आपने बात की तो उसमें खान साहब की जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो बहुत आगे है बाकियों से। 2003 में तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी बन चुकी थी, जब बाकी पार्टियों को पता भी नहीं था सोशल मीडिया होता क्या है। इसकी बात की और नकीबुल्लाह महसूद का केस हुआ, उसके बाद में तो पैदल चले वहाँ से इस्लामाबाद इस्लामाबाद में और और खान वहाँ साहब खुद शरीक खान हुए साहब भी उनके। आए, शेख बिल्कुल। रशीद साहब भी गालिबन आए बिलावल थे। भुट्टो ने बिल्कुल। बात की। तो वो एक नॉन वायलेंस की स्ट्रगल है, बादशाह खान का जो फ़लसफ़ा था, बिल्कुल। जिसमें ये मैं जो बड़ा फैक्टर समझता हूँ वो एक ख़वातीन के हवाले से भी है कि पाकिस्तान में यहाँ वर्कफोर्स का वो हिस्सा नहीं है, उनको इंटीग्रेट नहीं करते, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑब्लाइज नहीं करते। बिल्कुल। तो एक तो कल्चरल शिफ्ट चाहिए हमें, दूसरा एक सेकुलर रियासत का क़याम चाहिए, क्योंकि उस खबर डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा, मुज़म्मिल भाई यहाँ पे दो बातें लास्टली मैं हाँ जी, क्वेश्चन जानने को, श्योर। आप यहाँ पे हों और सियासत पे बात ना हो। हाँ जी, खान ज़रूर। साहब, आप अभी की खबर है, अभी के मुताबिक जो जी, जी, मुझे जी। सुनने में मिली है, मेरे तक पहुंची, वो ये कि खान साहब को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे क्योंकि अवामी दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर गिरफ्तार किया तो हुँ, सानिया मॉडल टाउन जैसा कोई सानिया हो सकता है। बिल्कुल। खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? और आप खान साहब को कोई प्योर एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, या ये वही कड़ी का तसलसल है कि जब मुशर्रफ ने 100 सीटें नहीं दी तो उसके हाँ, खिलाफ हो गए, और अब बिल्कुल। बाजवा साहब ने निकाल दिया तो उनके खिलाफ हो गए? देखें, ये पहली पॉपुलैरिटी की आपने बात की तो उसमें खान साहब की जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो बहुत आगे है बाकियों से। 2003 में तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी बन चुकी थी, जब बाकी पार्टियों को पता भी नहीं था सोशल मीडिया होता क्या है। सो ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। तो आप भी अगर मीडिया के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको मालूम होगा कम्युनिकेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। नाज़ीज़ ने वर्ल्ड वॉर आके वर्ल्ड वन वॉर टू बिल्कुल में जिस तरह प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन ऐसे ही किया ना प्रोपोगेंडा कि और यूज मैसेज हुआ, को कंपेल कैसे किया। अब आजकल के दौर में तलवारों से सर तो कट नहीं और सकते। हम तो वो उन मशीनों के ऊपर छापने को तैयार नहीं थे बिल्कुल, किताबें। बिल्कुल ऐसे है। तो ये चीज़ है कि उन्होंने आके सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रोपेगेट किया अपने आइडियाज़ को, उसके जलसागाह जो इमरान खान साहब की थी, वो स्टूडियोज़ थे। रोज़ रात को 8 बजे किसी के साथ बैठ के ये अपना एजेंडा बता रहे होते थे। बिल्कुल। 10 साल इन्होंने ये किया है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कौम के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया है कि मेरे अलावा कोई भी सियासतदान है तो वो चोर है। मेरी पार्टी का जो भी हिस्सा है, चाहे वो डाकू भी हो परवेज़ इलाई की तरह, वो साहब। लेकिन मेरा इत्तेहादी बना तो वो साफ़ हो जाएगा। तो उन्होंने प्रोपेगेंडा की वॉर जीत ली है, इसीलिए पॉपुलैरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा ये क्रिकेटर थे और एक पहले ही सेलिब्रिटी थे, तो सेलिब्रिटी। 92 का वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट क्रेजी कंट्री है, यहाँ पर अगर कोई एक सेंचुरी कर दे लोग भूलते नहीं है, तो वो वर्ल्ड कप जीत आए थे। तो ये भी पाकिस्तान के जो है ना मफाद के खिलाफ चला गया वर्ल्ड कप जो 92 का था। तो उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो गया। तो देखते देखते इस्टेब्लिशमेंट ने मजीद सपोर्ट किया, वरना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई पॉपुलैरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पॉलिटिकल सकती है। क्रिटिक भी है, क्या भी समझते हैं कि इमरान खान जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, वो हाँ, एक फ्लॉप प्रोजेक्ट था? हामिद मीर भी समझते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जो रिजल्ट निकलते हैं हम उससे ही डिड्यूस करेंगे ना। अब रिजल्ट क्या निकला है कि आपने 76% पाकिस्तान की तारीख का कर्जा लिया, ठीक है। आपने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को ला के, अनइलेक्टेड मेंबर्स को ला के गवर्नमेंट सौंप दी। ये शहबाज गिल वगैरह, शहजाद अकबर कौन थे? उन्होंने कभी बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़े। ऐसी। तो ये अनइलेक्टेड लोग आगे आ गए, इलेक्टेड लोग बैक पीछे चले गए। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ये सारी सूरत हाल जो डेवलप होती है, और अब जो कोर्ट्स वाली आपने बात की है, इदारों को प्रेशराइज कर दिया। तनकीद ऐसी जानदार करनी है कि लोग भी डरें आपसे, कि इसके खिलाफ कोई बात तो की तो बात हमारे नहीं। बच्चों को लोग टॉन्ट करेंगे। हाँ। कासिम अली शाह साहब का आपने सुना कि मेरे बेटे को बुली कर रहे हैं स्कूल में। और जिस तरह इमरान खान साहब खड़े होकर जलसों में कहते थे कि जी इनको हाँ, तो कोई शादियां नहीं करेगा, नहीं इनको करेगा। स्कूल में नहीं बिल्कुल, वो आईजी वो साहब को करेगा। धमकियाँ दी, एक हाँ। खातून जज को खातून कह जज दिया, को। ना बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस तरह की रजीम्स जो है ना ये टेरर डालती हैं दिमागों में, इसीलिए फिर फैसले भी इनके हक में आने लगते हैं, क्योंकि लोग ज़रा खौफज़दा होते हैं। वो चंद ही बेवकूफ़ होते हैं आपकी मेरी तरह के, जो इनके खिलाफ बात करके भी चलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लोग तनकीद भी करेंगे, खैर है। तो ये है कि एक मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने में कामयाब हो जाते हैं वो। लास्टली मैं जानना हाँ चाहूँगा जी। अपना वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से। जी। मुझे शुरू से बड़ा पसंद रहा है कोयटा, बलूचिस्तान ये इलाके, लेकिन हुँ। उनको उस तरह एबलाइज नहीं किया गया। वहाँ से एक शख्सियत उठती है जिसका नाम है मंजूर पश्तीन। जी, जी। आपकी भी मुलाकात रही उनके बिल्कुल, साथ जब भी वो लाहौर आते हैं। मैंने भी अभी रिसेंट टाइम में उनका इंटरव्यू किया है। सही। क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं मंजूर पश्तीन को? मैं समझता हूँ यार बड़ी स्ट्रगल है। उसकी वजह ये है कि एक दौर में एक बंदा जब नाम लेना किसी भी राइट्स का अलाउड नहीं था, तो वो एक प्लेकार्ड पकड़ के खड़ा हो गया था अकेला, उसके पीछे कोई नहीं था। तो उस दौर में उसने राइट्स की बात की और नकीबुल्लाह महसूद का केस हुआ, उसके बाद में तो पैदल चले वहाँ से इस्लामाबाद इस्लामाबाद में और और खान वहाँ साहब खुद शरीक खान हुए साहब भी उनके। आए, शेख बिल्कुल। रशीद साहब भी गालिबन आए बिलावल थे। भुट्टो ने बिल्कुल। बात की। तो वो एक नॉन वायलेंस की स्ट्रगल है, बादशाह खान का जो फ़लसफ़ा था, बिल्कुल। जिसमें ये है कि अगर बादशाह खान साहब ने आधी ज़िंदगी जेल में गुजार दी अपने।
ठीक है। पाकिस्तान बनने के बाद तो मेरे ख्याल से वो घर रहे ही नहीं। बिल्कुल, और उसके बाद भी हथियार नहीं उठाया, और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है वो नॉन वायलेंस की है और हम पीस की बात करते हैं। यही मंजूर की मैं समझता हूँ कि फ़िलॉसफ़ी है, मैंने उसके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो उसने काफ़ी चीज़ें अचीव भी की हैं। पार्लियामेंट से बाहर रहकर भी उसने जिस तरह से चेक पोस्ट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, या फिर बॉम्बार्डिंग और इन चीज़ों फ़ोर्स्ड जो है ना वो Disappearance एब्डक्शन वगैरह, डिसअपीयरेंस पे रहे हैं। तो बड़ी चीज़ों पे स्टेट ने भी उनके लिए स्पेस क्रिएट की मजबूरन, इसीलिए कि एक तवाना आवाज़ बन गई थी। और अब भी आप देख लीजिए, बहुत सादा इंसान है, जहाँ जाता है लोग मैं तो वेलकम भी। उनसे पहली दफ़ा मिला हूँ अभी हाँ रिसेंटली, और जी, मैं पंजाबी में कहते हैं शुदाई हो जाना, बिल्कुल, उनके हाँ जी। इखलाक का शुदाई हो जी, गई जी। जिस तो तरह से मैं समझता हूँ कि बड़ा मुलाकात हुई। बाशऊर नौजवान है, ही इज़ वो स्टिल तो इन हिज़ 20s व्हिच इज़ एस्टोनिशिंग कि अभी से एक पॉलिटिकल विज़डम है उसके अंदर। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए आगे, क्योंकि ये वो पेरिफेरीज़ की आवाज़ को मेनस्ट्रीम में लेके आते हैं। आपने आगे आने की बात की, मैंने मंजूर पश्तीन से पूछा कि आपकी स्ट्रगल पार्लियामेंट तक जाएगी या फिर हाँ। सड़कों पे ही रहेगी, क्योंकि अली वज़ीर साहब पार्लियामेंट में हैं, मोहसिन दावड़ साहब मोहसिन दावड़ साहब। पार्लियामेंट में हैं। मोहसिन दावड़ साहब उस हुकूमत का हिस्सा हैं जिन्होंने एबडक्ट किया हुआ है बिल्कुल। अली वज़ीर को। अब तो खैर रिसेंटली उनको छोड़ दिया। मैंने कहा उनसे पूछा कि आपकी स्ट्रगल जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ तक रहेगी या पार्लियामेंट में? उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊँगा, जी, जी। मेरी ज़मीन पर। तो इस आवाज़ को कैसे आगे आना चाहिए अगर पार्लियामेंट में नहीं जाएगी तो? बस उनकी नॉन पार्लियामेंट्री मूवमेंट है, और वो उन्होंने शुरू से इसको क्लियर रखा है कि मोहसिन दावड़ साहब ने जब बनाई पार्टी, और उसमें इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के जो हालात हैं, जहाँ पर इकट्ठे होके सारी पार्टियाँ मिलके बाजवा साहब को एक्सटेंशन देती हैं, ये तो सॉवरेनिटी है उसके पास, मतलब पॉलिटिशियंस के पास, तो इफेक्टिवनेस तो वहाँ पर भी कोई ख़ास बची नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो हुक्म आ जाए उसको मुकम्मल कर देते हैं। आज़ाद सैयद साहब ये रिपोर्ट कर चुके हैं बिल्कुल। कि पीटीआई के दौर में पार्लियामेंट हाउस के अंदर इंटेलिजेंस का दफ्तर था। तो अब आप हिसाब लगाइए कि हम क्या उम्मीद लगाएं कि जब तक रिफॉर्म नहीं होती, या फिर जब तक जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो इंटेलिजेंस बंद नहीं करती पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट भी वो फंक्शनैलिटी नहीं दिखा सकती आपको। तो मैं समझता हूँ मंजूर बाहर बैठा हो या अंदर बैठा हो, उसकी आवाज़ जब तक लोग उसके साथ हैं सुनी जाएगी। और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं इस टाइम, जी, जितना मैंने उसका क्रेज़ देखा है। बिल्कुल। वो अगर वज़ीरिस्तान की हम बात करें, या इवन पश्तून कम्युनिटी की, अभी पेशावर में जो रैली हुई है उनकी, बिल्कुल। पुलिस वाले शरीक हुए हैं उसमें। तो दहशतगर्दी की ये जो वेव आ रही है, ये मज़ीद मंजूर के नैरेटिव को सही साबित कर रही है कि यहाँ पर हमारे लोगों को फ्यूल मत बनाइए। अगर आपने वहाँ जाकर डील्स करनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग ईंधन बने आपकी आग का। तो मैं समझता हूँ सोचना चाहिए दोबारा से, तालिबान की इस जंग में अगर हम घुसे तो मज़ीद तबाही है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है मुल्क का, और दहशतगर्दी भी अगर आ गई तो फिर बिल्कुल। कोई वे आउट नहीं है। बिल्कुल, लास्टली मैं जी, मौका जी, जाने नहीं श्योर, देता, श्योर। ये पूछना चाहूँगा कि सैयद मुज़म्मिल की नज़र में पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का हल क्या है? क्या सियासतदानों को बैक फुट पे आके फ़ौज को दे देना चाहिए सारा कमांड, या फ़ौज को चाहिए कि अब बस कर दे, 75 साल हो गए, बैक फुट पे आ जाए? मेरा तो ख़्याल है कि अब ये डिबेट से हम आगे गुज़र चुके हैं। जब $2 अरब आपके रिज़र्व्स में रह जाए, तो उसमें रिफ़ॉर्म की तो मैं समझता हूँ कोई ख़ास गुंजाइश बचती ही नहीं है। इमरजेंसी बेसिस पे जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि जहाँ इख्तियार है, इक़्तिदार भी उसी का होना चाहिए। सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि आपने इक़्तिदार किसी और को दिया होता है, इख्तियार इख्तियार कहीं किसी और और होता है। होता तो वो सारी सूरत हाल से होता ये है कि मैं गाली किसी और को देता हूँ, कसूर किसी और का होता है। है। तो उसमें अगर मैंडेट मिला है आपको, और बाद में इमरान खान साहब आकर कह रहे हैं कि मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, 3.5 साल तो मेरे फिर आप पास तभी छोड़ देते। बिल्कुल एक फ़ैसला करने की मेरे पास कोई जो है डिस्क्रिशन नहीं थी। तो ये वज़ीर आज़म यहाँ रोते फिर रहे होते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, इन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं बचाया। तो जब तक ये सिविलियन ऑटोनॉमी नहीं कंप्लीट होने देंगे, इसके अलावा आवाम की आवाज़ को अंडरमाइन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, इवन जो हमारे यहाँ पे राइट विंग है या रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत तबाही फेरी है पाकिस्तान की, ऐसे ही। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में उन्होंने यहाँ लेकिन ये पर। बनाई भी तो मुज़म्मिल भाई इन्हीं की है ना? हाँ जी, पीएलपी देख लें, बिल्कुल। जेवीएलपी देख लें, उसमें इन्हीं की बनाई रियासत है। ने बड़ा अपीज़ किया है इनको, तो बेहतरी के लिए यही है सबसे पहले। तो मैं जो बड़ा फैक्टर समझता हूँ वो एक ख़वातीन के हवाले से भी है कि पाकिस्तान में यहाँ वर्कफोर्स का वो हिस्सा नहीं है, उनको इंटीग्रेट नहीं करते, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑब्लाइज नहीं करते। बिल्कुल। तो एक तो कल्चरल शिफ्ट चाहिए हमें, दूसरा एक सेकुलर रियासत का क़याम चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ह्यूमन राइट्स प्रिवेल नहीं कर सकते, दहशतगर्दी का मामला हल नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी, जो इमेंस फेलियर आपके हुए हैं हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, हर जगह पे, वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल माइंडसेट से हुए हैं। अगर आप सेकुलर रियासत होते तो आप हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम करते। तो एक सेकुलर रियासत के बगैर, ख़वातीन की इमेंसिपेशन के बगैर, और जमहूर की जो आज़ादी है, जो सिविल राइट्स हैं सिविल और राइट्स। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ सैयद मुज़म्मिल
जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल क्रिटिक भी हैं, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी ऐसी बातें जिनके ऊपर बात कर रहे थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुज़म्मिल भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। Thank you. नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल भाई, जी, जी। एक रिक्वेस्ट